हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स में कि आज पढ़ना क्या क्या है। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे पिछले वाले वीडियो में फिजिक्स का जो भी वीडियो हमने अपलोड किया था वहाँ तक हम लोगों ने यह पढ़ लिया था ह्यूमन आइज में रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डायमंड इतना चमकता क्यों है। ठीक है, या फिर हीरे का चमकना ये क्यों होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में जानते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, यानी कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। ठीक है, समझेंगे। डेफिनेशन आपके सामने शो होगी, आप लोग डेफिनेशन वहाँ से शो कर सकते हैं। पहले क्रांतिक कोण समझते हैं। तो ये बताइए, जनरली हम लोग पढ़े हैं कि यदि यह कोई मीडियम की बाउंड्री है और यहाँ पर एक मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है। दो चीज़ें हम लोगों ने जाना हुआ है, मीडियम फर्स्ट डेंसर है और मीडियम जो सेकेंड है ये है आपका रेयर। ध्यान दीजिएगा, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम। यहाँ से एक हमने नॉर्मल ड्रा किया, यहाँ से हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रा कर लिया। ठीक है, नॉर्मल ड्रा कर लिया। अब ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। तो व्हेन द लाइट इज कम फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी लाइट रेज डेंसर से रेयर मीडियम में आती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन में, ध्यान दीजिएगा, अभी सारा कुछ बताएंगे। रिफ्रैक्शन में तो वो क्या होती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ से एक हमने रे लिया, सॉरी यहाँ से हमने एक रे लिया, लाइट रे, जो कि नॉर्मल के साथ θ1 एंगल बना रही थी। क्लियर, θ1 एंगल बना रही थी। तो इसको कुछ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि यह अपना मीडियम चेंज कर रही है तो ये नॉर्मल से दूर जाती है। हम हमेशा जानते हैं कि ये कुछ ऐसे जाएगी। क्लियर है, ये चीज़ पता है ना। ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा एंगल को और बड़ा कर लेता हूँ, इस लाइट रेज को यहाँ से न ले जा करके थोड़ा सा मैं और नीचे लाता हूँ, यहाँ से ऐसे। तो जब लाइट रेज ये यहाँ से आएगी, जो थीटा बन रहा है ये कितना बन रहा है, यहाँ से ये θ2 बन रहा है। पूरा देख लीजिएगा, ये रे 1 है, ये रे 2 है। रे 1 नॉर्मल के साथ θ1 एंगल बना रही है, रे 2 नॉर्मल के साथ θ2 एंगल बना रही है। ठीक है, इस कंडीशन में यह कुछ यही से जाएगी, यहाँ से नहीं। मैं इस एंगल को यदि ए मान लेता हूँ और इस एंगल को मैं बी मान लेता हूँ, तो एंगल बी जो होगा एंगल ए से बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है ना। एंगल ए जो होगा एंगल बी से छोटा होगा, यानी बी बड़ा होगा। तो सोचो मैं इसको और नीचे लाता हूँ, मैं इस रेस को R3 को अब मैं कुछ यहाँ से एंट्री कराता हूँ, ऐसे यहाँ से एंट्री कराऊंगा तो जो ये R3 है यह नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, जो कि θ3 होगी। क्लियर, तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगी कुछ ऐसे, जिसको मैं C मान लेता हूँ। क्लियर, जिसको मैं C मान लेता हूँ, C बड़ा होगा B से। फिर क्या हुआ कि फिर हमने नेक्स्ट कंडीशन में R4 लिया, ऐसे R4 लिया तो हुआ क्या कि ये रे सीधे इस बाउंड्री पर टच करके निकल गई, इस बाउंड्री पर टच करके निकल गई। समझ में आया। और ये जो एंगल बना D = 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। जब हमने R4 लिया तो यहाँ गया सीधे नॉर्मल, यहाँ ऑप्टिक्स इस पॉइंट पे, वो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर के वो सीधे इस बाउंड्री पर निकल गई।
समझ आया? इस बाउंड्री पर निकल गई, समझ रहे हो? बाउंड्री यानी सरफेस से टकराते हुए निकल गई। देखिए, तो हमने जब रे 4 लिया तो एंगल हमने ले लिया, यहाँ से एंगल ले लेते हैं θ4। रे 4 के लिए एंगल θ4 है। θ4 के लिए रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है रेयर मीडियम कितना है? 90 डिग्री। तो θ4 के लिए जो रिफ्रैक्शन एंगल हो कितना है? 90 डिग्री। तो यही θ4 कहलाएगा आपका क्या? क्रिटिकल एंगल। बस यही है, समझ में आ गया? क्रिटिकल एंगल यानी कि डेंसर मीडियम में हम एंगल को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, और रेयर मीडियम में यदि एंगल कितना बन जाए? 90 डिग्री बन जाए, वो भी किसका एंगल? रिफ्रैक्शन एंगल कितना बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। इस टाइप में जो एंगल बन रहा होगा डेंसर मीडियम में θ4, यह कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। एक बार मैं डिफिनीशन बोल देता हूँ। नहीं, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में। एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, ठीक ना? इन डेंसर मीडियम, समझ में आया? फॉर विच, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किधर? किस मीडियम में? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, समझ आ रहा? बिकम्स 90 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्लियर? समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो डिफिनीशन आराम से याद हो जाएगी। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्रांतिक कोण क्या है, यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या है। क्लियर? बहुत सिंपल चीज़ों से हमने बताया आपको, कुछ नहीं। θ4 की पोजीशन होगी, θ4 पे रेयर मीडियम में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। बोला जाए θ3 पर होगा क्या? तो भाई θ3 पर कहाँ 90 डिग्री बन रहा है? बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। θ2 पर होगा क्या क्रिटिकल एंगल? नहीं होगा। मतलब क्रिटिकल एंगल होने के लिए कंडीशन है क्या? कि रेयर मीडियम में एंगल कितना बन रहा हो? 90 डिग्री बन रहा हो। जब रेयर मीडियम में एंगल 90 डिग्री बन गया, उस कंडीशन में थीटा कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। क्लियर? डिफिनीशन आपके सामने शो रहेगी, आप डिफिनीशन को नोट कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे। तो आशा करते हैं आपको क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। आइए इसी फिगर में समझ लेते हैं हम लोग क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी फिगर में समझ लेते हैं। तो क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया आपको? θ4 क्या है? क्रिटिकल एंगल हो गया। ठीक है, अब सोचिए कि हम थोड़ा सा और बदमाशी कर दिए। बदमाशी मतलब थोड़ा सा और साइंस लगा दिया हमने, दिमाग लगा दिया। यहाँ पर है तो ये 90 डिग्री है, मैं इसको और नीचे ला रहा हूँ। मतलब कि अब मैं रे 5 यहाँ से इंसिडेंस करा रहा हूँ, R5 जब मैं इंसिडेंस होगी तो सिंपल सी बात है, एंगल भी बढ़ेगा। ये थीटा क्या होगा? इसका वाला थीटा क्या कहलाएगा? θ5। क्लियर? यानी क्रिटिकल एंगल से जस्ट हमने थोड़ा सा नीचे एक और एंगल लिया, θ5। उसी कंडीशन में यह रे कहाँ चली जाएगी? बोलिए, मेरी बात से सहमत है? जब ही हमने θ4 को थोड़ा सा और नीचे लिया θ5 पर, यानी रे हमने R5 लिया जिसका एंगल क्या बन रहा है? θ5 बन रहा है। उसी कंडीशन में अब तो रिफ्रैक्शन रहा नहीं है, क्योंकि भैया जिस मीडियम से आ रहा उसी मीडियम में चला गया। तो ये रिफ्रैक्शन रहा क्या? नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं रहा। ये क्या हो गया? अब रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया ये? अब रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब कि परावर्तन हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो अपवर्तन था, 90 डिग्री तक तो अपवर्तन था, ठीक है, रिफ्रैक्शन था। लेकिन जो ही ये θ5 हुआ, यह ऊपर उठ गया और इसका क्या हो गया? रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन हो गया। तो यह कहलाएगा
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको टीर भी बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या समझे? कुछ नहीं है, बहुत हल्का था। जब हम क्रिटिकल एंगल को बढ़ाते हैं उस कंडीशन में जो रेयर मीडियम की जो रिफ्रैक्शन एंगल बन रहा था, जो रिफ्रैक्टेड रे थी, वो रिफ्रैक्टेड ना होकर के क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड हो गई। तो वह कहलाया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई चीज़ें, बातें समझ में आ गई। डिफिनीशन के बारे में बात कर लें तो हो जाएगा कि क्या, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल, अच्छा बताइए θ4 बड़ा है कि θ5 बड़ा है? θ5 बड़ा है भाई। θ4 पर तो क्रिटिकल एंगल बन रहा था, लेकिन θ5 पर क्या बन रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, वो भी किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, डेंसर मीडियम में। तो बात क्या है, क्या बात है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द रिफ्रैक्टेड रे, वो कहाँ चली गई? इंस्टीड ऑफ इमर्जिंग आउट अगेन गोज इनटू सेम मीडियम। भैया रिफ्रैक्शन के बदले उसका क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। यह कल आ गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि यदि सघन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाए, ठीक ना, तब विरल माध्यम में अपवर्तित किरण परावर्तित होने लगती है, परावर्तित होने लगती है। यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परिभाषा आपके सामने हो रहा होगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है चीज़ें। अब बात यह है कि कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं। दो चीज़ें आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश किया हमने। अब बात यहाँ पर आती है कि क्रिटिकल एंगल भी समझ में आ गया आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया। क्रिटिकल एंगल को हम लोग C से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? C से डिनोट करते हैं। अब बात यह है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल होने के लिए कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन है, सो हो रहा होगा कि लाइट रेज जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आनी चाहिए, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए। यह है आपका सघन माध्यम, यह है विरल माध्यम। ठीक है। दूसरी चीज़, क्रांतिक कोण के लिए एक ही कंडीशन है कि लाइट रेज कहाँ से आनी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दूसरा कंडीशन, इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन पता होगा आपको कि जो कोण का मान है, जो आपतन कोण का मान है, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल का मान है, वह क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। यानी जो इंसिडेंस एंगल है वह क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो कंडीशन है जिसको हमने आपको बता दिया। आपके सामने कंडीशन शो हो रहेंगे, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब कुछ और बातें जानते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना? कुछ और बातें जानते हैं। कुछ और बातें में क्या है कि ये बताइए, अब मैं पूछूं आपसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है। मैं आपसे पूछूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि टिर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर? ध्यान दीजिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मत बोलिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, परावर्तन, क्या अंतर है? तो ध्यान दीजिएगा, टिर वाली कंडीशन में कंडीशन क्या है कि एंगल हमेशा ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
पहली कंडीशन क्या है कि एंगल हमेशा ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। भाई θ4 पे क्या है, ये तो क्रिटिकल एंगल है, लेकिन θ5 पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो एंगल बन रहा है यह क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्शन में कोई जरूरी नहीं है, रिफ्लेक्शन तो यहाँ से भी हो सकता है ना, यहाँ से लाओ, हो सकता है, क्यों हो सकता है ना। टोटल इंटरनल देखो, यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये क्या होगा, सरफेस कोटेड होगा। पहली बात तो ये कि सरफेस क्या होगा, कोटेड होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, और एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। लेकिन रिफ्लेक्शन में, सॉरी 1 मिनट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यह जो सरफेस है ये कोटेड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन में ये सरफेस कोटेड होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो सकता है। और यदि यहाँ पर शो हो रहा होगा तो इसमें ये सरफेस क्या होता है, कोटेड होता है, और कहीं से भी एंगल को हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल की आवश्यकता नहीं है, वह रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन जब होता है तो 100% लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कुछ लाइट इस सरफेस द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है। लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बाबू, तो लाइट का रिफ्लेक्शन 100% होता है। समझ में आया, लाइट का रिफ्लेक्शन 100% होता है, किसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ फैक्ट थे जिसको हमने आपको बता दिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की उदाहरण की बात कर लें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको समझ में भी आएगा, स्पार्कल्स ऑफ डायमंड, मतलब कि हीरे का चमकना। देखते हो हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है, हीरा मिल गया तो फिर क्या बात है, राजा बन जाए हम तो, आप भी बन जाओगे। तो हीरा इतना चमकता क्यों है, हीरा का कभी आपने आकृति देखा होगा तो कुछ ऐसा होगा। अब हमने ओरिजिनल में तो हीरा नहीं देखा है, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसा जैसा कि देखा गया है बुक में, ठीक है। इतना चमकता क्यों है, ठीक है, क्योंकि जब लाइट रेज इसके अंदर आती है, लाइट रेज जब इस, देखो बाहर क्या है, डेंसर मीडियम, सॉरी बाहर है रेयर मीडियम, अंदर है डेंसर मीडियम, फिर बाहर है रेयर मीडियम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लाइट रेज जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। मान लीजिए कोई लाइट रेज ऐसे जा रही है, ठीक, लाइट रेज ऐसे जा रही है, तो क्या ये ऐसे निकल जाएगी क्या, ऐसे तो निकलेगी नहीं, सिंपल बात, ऐसे निकलेगी नहीं निकलेगी ना। जब ऐसे नहीं निकलेगी तो मैं यदि यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा कर दूँ, और ये सरफेस है, ये वाला क्या, ये तो सरफेस है, और ये सीधे जाएगी नहीं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर हटेगी, यही ना, नॉर्मल से दूर हटेगी, कुछ इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगी, ऐसे, समझ में आया, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाएगी, और डाइवर्ट हो जाएगी फिर बाहर निकलेगी, समझ में आ रहा है, फिर बाहर निकलेगी। यदि मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर लूँ, जब रेयर से डेंसर से रेयर में आएगी तो क्या होती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है, तो ये नॉर्मल है तो इससे दूर चली जाएगी, ऐसे। कंसेप्ट सिर्फ वही है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, रेयर से डेंसर में थोड़ा झुक जाएगी, कुछ इसको ऊपर ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो झुक जा रही है, फिर ऐसे जा रहा था तो इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन यह झुक जाएगी ना, समझ में आया, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाइट को अंदर से बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा, तब तक वो लाइट क्या होगी, घूमेगी। अच्छी एक चीज़ और बता देते हैं, यदि इस लाइट को इस डायमंड से बाहर निकलना है
तो यहाँ पर एंगल जानते हो कितना बनना चाहिए, 24 डिग्री का। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, यहाँ पर एंगल 24 डिग्री का बनना चाहिए। जब तक एंगल 24 डिग्री का बनेगा नहीं तब तक ये लाइट रेज बाहर निकलेगी नहीं। मतलब कि यदि लाइट रेज अंदर गई है, डायमंड के अंदर लाइट चली गई, एंट्री कर ली है, उस समय एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो अब 60 डिग्री के लिए तो बाहर निकलेगी नहीं वो, क्योंकि हमने कंडीशन बता दी आपको कि डायमंड से बाहर निकलने के लिए 24 डिग्री एंगल बनना चाहिए यहाँ पे। तो बताओ अब 60 डिग्री पे तो बाहर निकलेगी वो, नहीं निकलेगी। तो जब बाहर नहीं निकलेगी तो ये इसी में घूमेगी, खूब घूमेगी, ऐसे ऐसे लड़ेगी, खूब घूमेगी, लड़ते लड़ते थक जाएगी, और जब ही इसका एंगल 24 डिग्री होगा, 60 से घट करके 24 होगा, वो बाहर निकल जाएगी। मतलब कि 60 से 24 आते आते वो कितनी एंगल तक इसमें घूमी है, 3, यानी 36 डिग्री एंगल जब तक कम हुआ है तब तक वो लाइट रेस कहाँ घूमी है, इस डायमंड के अंदर। और डायमंड के अंदर वो लाइट रेस यदि घूम रही है तो डायमंड यानी चमक रहा है। और एक समय पर तो एक लाइट अंदर जाएगी नहीं, चारों तरीके से लाइट आती है। तो सबका वही कंडीशन है, जब तक 24 डिग्री होगा नहीं तब तक वो बाहर आएगी नहीं, और जब तक वो बाहर नहीं आएगी तब तक वो अंदर घूमेगी, यानी कि हीरा चमक रहा है। क्लियर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्या है, हीरे की चमकने में। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। पहली बात तो रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है, रास्ते से भटकेगी। कब तक भटकेगी, जब तक कि 24 डिग्री नहीं हो जाता एंगल, 24 डिग्री एंगल नहीं होता है। जो ही 24 डिग्री एंगल बनेगा वो बाहर निकल जाएगी, तब तक वो घूमेगी इसमें, और जब तक घूमेगी तब तक हीरा चमकेगा। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल था, हमने बताया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम लोग एग्जांपल। आशा करते हैं डिफिनीशन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।